हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड एसएसटी की जो हमने डेली टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है, उसी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज अपना टेस्ट है 12वां और ये भी यूनिट नंबर 2 से ही है। आज अपने मौर्य काल और गुप्त काल के दोनों के कुछ बचे हुए प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। आज की इस टेस्ट श्रृंखला में हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 25 और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रीड एसएसटी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके जैसे आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो आई बटन आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है उनको क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि जो आपके रीड की साइकोलॉजी है उसकी भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है और रीड हिंदी की क्लासेस भी आपकी रेगुलर चल रही है। आप उन क्लासेस को देख करके भी आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं और कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है सारी की सारी क्लासेस और पूरा का पूरा जो रीड का कोर्स है वो आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया और शिलालेख अभिलेख लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। हमें बताना है प्राचीन भारत का पहला सम्राट कौन सा था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया और शिलालेख अभिलेख लिखने की परंपरा को आरंभ किया। दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है और अशोक है। हमें इनमें से बताना है कि किसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, अभी तक आप दिमाग में अंदाजा लगा चुके होंगे और बिल्कुल सही है जो आपने सोच रखा है जवाब। इसका सही उत्तर है वो है अशोक। अशोक भारत का पहला सम्राट था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था और शिलालेख लिखने की परंपराओं को आरंभ किया था। दोस्तों, आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि किस शासक को अपने लोकोपकारी कार्य करने के कारण अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। दोस्तों, अकबर का पुरोगामी हम किसे कह सकते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास में वो है श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है और अशोक है। दोस्तों, इन विकल्पों में से हमें बताना है कि किसे हम अकबर का पुरोगामी कह सकते हैं जिसने लोकोपकारी कार्य किए थे। दोस्तों, तो जो आपने सोच रखा है दिमाग में इसका भी वही उत्तर है। दोस्तों, इसका सही आंसर है अशोक। अशोक आपका बिल्कुल सही आंसर है। अशोक वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने लोकोपकारी कार्य किए थे, जनता की सेवा के लिए कार्य किए थे, इसलिए इसे अकबर का पुरोगामी भी कहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल फैक्ट के दोनों क्वेश्चन थे। अगले प्रश्न की बात करें, राज्यारोहण से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है कि राज्यारोहण होने से पहले जो अशोक है वो कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था। दोस्तों, तो यहाँ हमें ये देखना है, ऑप्शन जो है अवंती है, उत्तरापथ है, कलिंग है या फिर दक्षिणापथ है या दक्षिणापथ है। इनमें से हमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अवंती। अवंती का देखिएगा वो राज्यपाल हुआ करता था राज्यारोहण से पहले। यहाँ हमें जान लेने वाली बात ये है कि अशोक का जो राज्यारोहण हुआ था, हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यारोहण जो हुआ था वो 273 ईसा पूर्व में हुआ और जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व के अंदर जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। और ये माना जाता है कि राज्याभिषेक लेट इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इसी उत्तराधिकार युद्ध के कारण जो इनका राज्याभिषेक है वो थोड़ा लेट हुआ था। और एक जनश्रुतियां आती हैं सिंहली जो अनुश्रुतियां हैं उनके अनुसार ये माना जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था और वो उससे पहले कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। अशोक के साथ में भी देखिएगा चाणक्य का संबंध है। कैसे है? तो चाणक्य का ही शिष्य हुआ करता था राधागुप्त। चाणक्य का शिष्य हुआ करता था राधागुप्त। ये राधागुप्त जो था वो प्रधानमंत्री था किसका? अशोक का प्रधानमंत्री था। अशोक ने
जो है राधागुप्त को प्रधानमंत्री बनाया और उसी के सहयोग से उसने सुसीम और अन्य भाइयों को पराजित किया और पराजित करने के बाद में जो है सिंहासन प्राप्त किया था दोस्तों। तो ये कुछ एक बातें थी अशोक के संबंध में जो हमें साथ ही साथ याद भी रखनी है। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा जो हमारा प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक, किसकी बात कर रही हैं, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसका वर्णन सम्राट अशोक के किस अभिलेख में किया गया है दोस्तों। यहाँ जो आंसर है हमारे पास में प्रथम, द्वितीय, 9वें या फिर 13वें अभिलेख के अंदर बताया गया है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13वें अभिलेख के अंदर, शिलालेख के अंदर ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या हम कह सकते हैं राज्यारोहण, दोनों में से कोई सा भी आ जाए दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। राज्यारोहण के 12वें वर्ष अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि 13वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन हमें मिलता है। एक और बात कि हाथी गुफा जो अभिलेख है उसके द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो कलिंग था उसके ऊपर अधिकार हुआ करता था नंदराज का। किसका अधिकार हुआ करता था? नंदराज का अधिकार हुआ करता था। नंदराज वहां पर शासन किया करता था। किसका शासन था उस पर? नंदराज का शासन हुआ करता था। और ये भी माना जाता है कि उस समय कलिंग पर शासन करने के लिए एक परिषद बनाई हुआ करती थी, जिसके द्वारा शासन कार्य चलता था। और ये माना जाता है कि कुछ व्यवसायिक हित थे कलिंग विजय के पीछे छुपे हुए थे, उन्हीं के लिए जो है अशोक ने ऐसा कार्य किया था। और अशोक ने कलिंग भी जीता, नेपाल भी जीता, उसी के साथ साथ खस प्रांतों को भी जीता था। लेकिन सबसे जो विडंबना मानी जाती है या फिर एक परिवर्तनकारी समय माना जाता है कि कलिंग के अंदर जो नरसंहार हुआ, उसकी जो विभीषिका थी उसको देख करके जो है अशोक का मन द्रवित हो उठा और उसने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। और त्याग करने की प्रतिज्ञा करने के बाद में युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग कर दिया और अपना जो दिग्विजय का सपना था, दिग्विजय का अभियान था, उसके स्थान पर दिग्विजय को छोड़ करके उसने धम्म विजय का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों हमें कलिंग युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? 13वें अभिलेख से मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए हमने कुछ और बातें भी की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में किस धर्म का अनुयायी होता था? हमें ये बताना है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में किस धर्म का अनुयायी था। तो शैव धर्म का था, जैन धर्म का था, बौद्ध धर्म का था या फिर किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं था दोस्तों। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है शैव धर्म। अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में देखिए शैव धर्म का अनुयायी होता था, लेकिन हमने कहा परिवर्तनकारी समय कौन सा था? कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बाद में उपगुप्त के कहने पर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसके बाद में देखिएगा युद्ध की द्वारा विजय की नीति को उसने त्याग कर दिया और धर्म की विजय की नीति का रास्ता अपनाया था। बौद्ध धर्म के प्रति जो उसका विश्वास है वो हमें भाब्रू के शिलालेख में देखने को मिलता है। प्रश्न बहुत बार आता है, भाब्रू कहाँ है? विराटनगर, जयपुर के अंदर है। और ये इसके द्वारा देखिएगा अशोक के बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास का भी हमें पता चलता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक के समान किसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? यानी वो कौन सा शासक था जिसने अशोक के समान ही देव नाम प्रिय की उपाधि को धारण किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे पास में तीवर है, जलोक है या फिर दशरथ है या फिर किसी ने नहीं की थी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा जो सही आंसर है वो है दशरथ जो था उसने अशोक के समान ही देव नाम प्रिय की उपाधि को धारण किया था दोस्तों। ये देखिएगा इसने नागार्जुन पहाड़ियों को काट करके आजीवक साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण भी किया था और अशोक के समान ही देवनाम प्रिय की उपाधि भी इनके द्वारा धारण की गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, किसे माना जाता है?
अशोक था, जलोक था, दशरथ था या फिर वृद्धरथ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वृद्धरथ। वृद्धरथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। इसकी हत्या किसने की थी? उन्हीं का, मौर्यों का ही सेनापति ये माना जाता है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने इसकी हत्या की। कब की थी? 184 ईसा पूर्व के अंदर जो है वो वृद्धरथ की हत्या कर देता है। उसके बाद में शुंग साम्राज्य की स्थापना होती है दोस्तों। तो कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक था वृद्धरथ। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां जो हमारा प्रश्न है, भारत की प्रथम केंद्रीयकृत शासन प्रणाली कहलाती है। भारत की पहली केंद्रीयकृत शासन प्रणाली हम किसे कह सकते हैं? तो जो ऑप्शन है हमारे पास में, मौर्य प्रशासन है, शुंग साम्राज्य है, गुप्त प्रशासन है या फिर मुगल प्रशासन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन को प्रथम केंद्रीयकृत शासन प्रणाली कहते हैं, क्योंकि मौर्य प्रशासन में देखिएगा, एक तो ये याद रखिएगा, सर्वोच्च जो स्थिति हुआ करती थी, सर्वोच्च शक्ति जो हुआ करती थी वो किसकी हुआ करती थी? सम्राट की थी। सर्वोच्च स्थिति हुआ करती थी, देखिए किसकी? सम्राट की। वह कार्यपालिका का भी प्रधान हुआ करता था, वो न्यायपालिका का भी प्रधान हुआ करता था, और इसके साथ साथ वो देखिएगा व्यवस्थापिका का भी प्रमुख हुआ करता था। इन सभी का प्रमुख जो है वो सम्राट हुआ करता था। और जो राजा हुआ करता था, सम्राट हुआ करता था, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी जो इसको सलाह देने का कार्य करती थी दोस्तों। और मंत्री परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे उनका चयन करने के लिए उपधा परीक्षण को अपनाया जाता था। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उपधा परीक्षण किया जाता था और फिर उसके जो सदस्य हैं उनका चयन किया जाता था, और उन्हें देखिएगा 12,000 रुपये मान लीजिएगा उस समय के 12,000 पण का जो है वेतन मिलता था न्यूनतम। ये देखिए मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है उसको 48,000 पण तक का वेतन उसको मिला करता था दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था उस समय। और इसके अलावा देखिएगा अर्थशास्त्र जो अपना है, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र 18 प्रकार के मंत्रियों या अधिकारियों का उल्लेख करता है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस काल में कर चोरी पर मृत्युदंड दिया जाता था? टैक्स चोरी पर। देख लीजिएगा कितनी अलग सी बात है। तो ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या फिर मुगल काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है मौर्य काल। मौर्य काल के अंदर कर चोरी पर मृत्युदंड दिया जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है 10 नंबर, अशोक के छठे शिलालेख में वर्णित अधिकारी जिसका कार्य जनता की बात को राजा तक सीधे पहुंचाना हुआ करता था। देखिएगा दोस्तों, प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न है वो इतिहास के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। किसका युद्ध किसके साथ में हुआ, ये किसका जन्म कब हुआ, इस तरह के प्रश्न आजकल आने बहुत कम हो गए हैं दोस्तों। या तो आपसे प्रशासन से संबंधित, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित, या फिर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको ज़्यादा पूछने होते हैं। उनसे प्रश्नों की संख्या आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ ऑप्शन है प्रतिवेदक है, रज्जुक है, इतिजाखा महात्म्य है या फिर धर्म महामात्र है। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसे जो है जनता की बात राजा तक पहुंचाने का कार्य करना हुआ करता था। तो इसका जो सही आंसर है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक था जिसका मुख्य कार्य जनता की बात को राजा तक पहुंचाना था। ये प्रतिवेदक हमारा सही आंसर है। रज्जुक की भी बात अपने कर लेते हैं। अशोक के तीसरे शिलालेख के अंदर हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और अशोक के राज्याभिषेक, हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में इसकी नियुक्ति की गई थी। और इसे न्यायिक और राजस्व के अधिकार इसे प्राप्त हुआ करते थे, जिसे अपने देखिए क्या कहते हैं, रज्जु कहते हैं। फिर अगला आता है इतिजाखा महात्म्य। इतिजाखा महात्म्य या हम इसको स्त्री महामात्य भी कह सकते हैं दोस्तों। ये कौन हुआ करता था? इसका जो उल्लेख है वो 12वें
शिलालेख के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसका जो कार्य था नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, स्त्रियों की देखभाल करना, ये इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। धम्म महामात्र की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो 5वें शिलालेख में हमें मिलता है। इसका जो मुख्य कार्य करता था, जो कार्य था वो था धर्म का प्रचार। किसके बीच में? जनता के बीच में जो है धर्म का प्रचार करने का कार्य इसका हुआ करता था। 14वें वर्ष के अंदर जो है राज्याभिषेक के 14वें वर्ष के अंदर जो है इसकी नियुक्ति का प्रावधान हमें मिलता है। दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं, एक और जो अधिकारी था उसको भी देख लेते हैं, वो है ब्रजभूमिक। ब्रजभूमिक कौन हुआ करता था? ब्रजभूमिक वो हुआ करता था वन और चारागाहों की देखभाल करता था। वन और चारागाह की जो देखभाल करता था उसे ब्रजभूमिक कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मौर्य काल में गुप्तचर जो हुआ करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? गुप्तचर को डिटेक्टिव कहते थे, जासूस कहते थे, गूढ़ पुरुष कहते थे या प्रदेष्टा कहा करते थे? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है गूढ़ पुरुष। तो गुप्तचर को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और जो जासूसों का विभाग हुआ करता था, गुप्तचर का जो विभाग हुआ करता था, उसका जो प्रधान अधिकारी था, उस प्रधान अधिकारी को अपने कहते थे महामात्य सर्प। महामात्य सर्प कौन हुआ करता था? जो गुप्तचरों का प्रधान अधिकारी हुआ करता था उसे हम कहते थे। और अर्थशास्त्र जो अपनी है, अर्थशास्त्र के अंदर हमें 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। एक तो होता है संस्था, दूसरा होता है संचार या फिर संचरण। 2 प्रकार के संस्था वाले गुप्तचर कौन से थे? यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्था, ये एक ही स्थान पे रहते थे, एक ही स्थान पर रह करके जो है गुप्तचरी का कार्य करते थे। संचरण से आप समझ गए होंगे, ये भ्रमणशील हुआ करते थे, ये भ्रमणशील गुप्तचर हुआ करते थे। इसके अलावा स्त्रियों के भी गुप्तचरी कार्य करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ ये एक शब्द रह जाता है प्रदेष्टा, इसको भी अपने देख लेते हैं। पिछले क्लास में भी शायद हमने इसके विषय में बात की थी। देखिए धर्मस्थनीय, ये याद रखिएगा, धर्मस्थनीय क्या हुआ करता था? दीवानी न्यायालय था उस समय का, दीवानी न्यायालय हुआ करता था। और इसका जो न्यायाधीश हुआ करता था उसे व्यवहारिक या धर्मस्थ कहा करते थे। धर्मस्थानीय जो न्यायालय था उसका जो देखिए न्यायाधीश हुआ करता था उसे व्यवहारिक या फिर धर्मस्थ कहते थे। ये एक न्यायाधीश हुआ करता था, यानी एक न्यायालय हुआ करता था। और एक न्यायालय हुआ करता था कंटक शोधन, एक न्यायालय हुआ करता था कंटक शोधन, जिसमें फौजदारी मामले आते थे। कौन से मामले आते थे? फौजदारी मामले आते थे। और इनका जो न्यायाधीश हुआ करता था वो कहलाता था प्रदेष्टा। तो 2 न्यायालय की हम बात करते हैं, धर्मस्थनीय और कंटक शोधन। धर्मस्थनीय यानी जो दीवानी मामलों का होता था उसका जो न्यायाधीश हुआ करता था उसे धर्मस्थ या व्यवहारिक बोलते थे। लेकिन कंटक शोधन कौन सा? जो फौजदारी मामलों को देखता था उसका जो न्यायाधीश हुआ करता था उसे प्रतिष्ठा कहा करते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मौर्य काल में युद्ध 3 प्रकार से हुआ करते थे, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है हमें बताना है? प्रकाश युद्ध, तृष्णि युद्ध, कूट युद्ध या फिर वाक युद्ध? तो दोस्तों इसमें से सही जो आंसर है वो वाक युद्ध नहीं हुआ करता था। अभी आजकल तो वाक युद्ध होता है, उस समय वाक युद्ध नहीं हुआ करता था। प्रकाश युद्ध, प्रकाश युद्ध कौन सा हुआ करता था? जो देखिएगा आमने सामने का जो युद्ध हुआ करता था, जिसको मैदान में आकर के लड़ने की बात करते हैं, खुले मैदान में ये युद्ध हुआ करता था, उसे हम प्रकाश युद्ध कहते थे। फिर देखिए तृष्णि युद्ध कौन सा हुआ करता था? राज्य में फूट डालकर जो युद्ध किया जाता था उसे तृष्णि युद्ध कहते थे। कूट युद्ध जो कूटनीति का प्रयोग करके किया जाता था दोस्तों, तो उसे कूट युद्ध कहते थे। वाक युद्ध तो देखिए बोल करके होता है, ये किसी युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है और ये उस समय नहीं हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मौर्यकालीन समाज में संभ्रांत परिवार की महिलाएं जो घर के अंदर रहती थी उन्हें हम क्या कहते थे? यहाँ जो ऑप्शन है गृहलक्ष्मी है, निष्कासिनी है, रूपा जीवा है या रंगोपजीवनी है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से उत्तर अपने निकाल सकते हैं। ये देखिएगा अनिष्कासनी, यानी जिसका निष्कासन न हो। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? अनिष्कासनी। अनिष्कासनी संभ्रांत परिवार की महिलाएं होती थी जो घर के अंदर रहा करती थी, उन्हें हम
कहा करते थे, संभ्रांत या कुलीन परिवार की। फिर ये देखिए गृह लक्ष्मी कौन हुआ करते थे, आजकल ये नाम आता है, पहले नहीं हुआ करता था, ये देखिए वैसे ही दे दिया गया है। फिर हम बात करते हैं रूपा जीवा। रूपा जीवा कौन सी हुआ करती थी, इसमें स्वतंत्र रूप से उस काल के अंदर वेश्यावृत्ति हुआ करती थी और ऐसी महिलाओं को जो है रूपा जीवा कहा करते थे। फिर यहाँ एक और नाम है हमारे सामने रंगोप जीवनी। रंगोप जीवनी कौन हुआ करती थी, देखिएगा समाज में मनोरंजन के लिए उस समय रथ दौड़ हुआ करती थी, घुड़दौड़, पासा खेलना, ये सारे कार्य हुआ करते थे। साथ ही साथ उस समय रंगशाला भी हुआ करती थी। उसमें जो पुरुष भाग लिया करते थे उन्हें रंगोपजीवी कहते थे और जो स्त्रियां भाग लेती थी उन्हें हम रंगोपजीविनी के नाम से जानते थे। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है, कौटिल्य ने दान को सबसे उत्तम फसल बताया है, तो सबसे निकृष्ट किसे कहा है। हमने कहा सबसे उत्तम फसल उसने धान को कहा, तो सबसे निकृष्ट किसे कहा है, जौ को, गन्ना को, चाय को या फिर टमाटर को। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर वो है गन्ना। देखिए मौर्य काल में जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो कृषि हुआ करता था। कृषि एक अच्छा व्यवसाय था उस समय का। कौटिल्य जो है धान को सबसे उत्तम फसल बताते हैं और गन्ने को जो है सबसे निकृष्ट फसल बताते हैं। उस समय 3 प्रकार की फसलें हुआ करती थी। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, जिसमें रबी होती थी, खरीफ होती थी और देखिएगा जायद हुआ करती थी। बस ये नाम नहीं हुआ करते थे। रबी जो थी उसे हेमन कहा जाता था, खरीफ जो हुआ करती थी उसे ग्रेस्मिक कहा जाता था और जो जायद हुआ करती थी उसे केदार। ये 3 प्रकार की फसलें जो हैं उस समय हुआ करती थी और राज्य के द्वारा सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती थी और सिंचाई जब होती थी तो उसके बदले टैक्स भी लगता था। इसकी बात भी अपने पीछे कर भी चुके हैं। सेतुबंद नाम का टैक्स उनसे लिया जाता था। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की तो 15वां जो प्रश्न है हमारा कि मौर्य काल में सारतवाह कौन हुआ करता था। व्यापारियों का नेता था, किसानों का नेता था, शहर की तरफ जाने वाला कच्चा मार्ग हुआ करता था या कुएं तक जाने हेतु बना हुआ आम रास्ता हुआ करता था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है व्यापारियों का जो नेता हुआ करता था उस समय सारथवाह कहलाता था। दोस्तों क्या कहलाता था, सारथवाह कहलाता था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत का मैकियावली किसे कहते हैं। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त को कहते हैं, चाणक्य को कहते हैं, विशाखदत्त को कहते हैं या फिर समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चाणक्य यानी कौटिल्य। कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा किसे कहा है। मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा किसे कहा है, चंद्रगुप्त को, चाणक्य को, पाटलिपुत्र को या फिर अवंती को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने जो है वो पोलीब्रोथा कहा था। उसके अनुसार जो उस समय पाटलिपुत्र है वो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। पूर्वी भारत का जो है वो उस समय सबसे बड़ा नगर अपनी मान करके चलते थे। इसकी जो लंबाई है वो हुआ करती थी 80 स्टेडिया और जो चौड़ाई हुआ करती थी वो 15 स्टेडिया हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 80 स्टेडिया से लेकर के 15 स्टेडिया हुआ करती थी। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 16 किलोमीटर हुआ करता था और ये 3 किलोमीटर हुआ करता था। पूरे नगर के चारों ओर देखिएगा लकड़ी का परकोटा बना हुआ करता था। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेगास्थनीज और यूनानी जो लेखक हैं एरियन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरियन की बात कर रहा हूं। एरियन ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहलों की जो तुलना है वो सुसा और एकबतना के महल से की है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। मेगास्थनीज और यूनानी लेखक एरियन ने चंद्रगुप्त के महलों की जो तुलना है, जो भव्यता की तुलना है वो किससे की है, तो सुसा और एकबतना के महलों से की है। दोस्तों इसके अलावा देखिए चीनी यात्री फायान को भी आप विशेषतः याद रखेंगे। चीनी यात्री फायान जो था, फायान इसे कहते हैं कि इस राजमहल को जैसे देख करके लगता है कि इसे देवदूतों ने बनाया हो। तो ये कुछ एक फैक्ट हैं जो इसके विषय में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं
किसमें चंद्रगुप्त मौर्य की माता को मोर पालने वाली जाति के सरदार की लड़की बताया गया है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय उत्पत्ति सिद्ध होती है? तो यहाँ ऑप्शन है मुद्रा राक्षस है, परिशिष्ट पर्वन है, निगाली सागर स्तंभ लेख है, इसको स्तंभ कर लेना दोस्तों, या रुमिनदेही अभिलेख है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है परिशिष्ट पर्वन के अंदर ये बात बताई गई है। ये एक जैन ग्रंथ है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, जिसे युद्ध और संधि का मंत्री भी कहते हैं और जिसने प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की थी, ऐसा व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है हरिसेन, बाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर कालिदास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास में है हरिसेन। हरिसेन वो व्यक्ति था जिसने देखिए युद्ध व संधि का मंत्री भी कहलवाता था और जिसने प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना भी की थी दोस्तों। इसके बाद में अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। निम्न में से सुमेलित है, हमें सुमेलित छांटना है दोस्तों। इनमें से सुमेलित कौन सा है? तो कौन कौन से हैं देखिएगा। यहाँ पर विशाखदत्त ने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित्र की बाणभट्ट है, और आगे देखिएगा राजशेखर है, काव्य मीमांसा है। तो ये सारे के सारे सुमेलित हैं। इनमें सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिएगा दोस्तों ये सारी चीजें सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा। एक आधा जो प्रश्न है वो पुस्तकों से संबंधित आता है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सी रचना जो है वो कालिदास की नहीं है, हमें ये बताना है। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव या फिर अमरकोट। तो देखिए कौन सी ऐसी रचना है जो इसकी नहीं है दोस्तों, यानी कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिएगा यहाँ जो सही आंसर होगा वो अमरकोट। अमरकोट जो है वो अमर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? अमर सिंह की रचना अमरकोट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, ह्वेनसांग ने शक्रादित्य किसे कहा है जिसने अनंत देवी से विवाह किया था? जिसने, यहाँ पर जिसने है अनंत देवी से विवाह किया था। तो ऑप्शन है कुमारगुप्त था, या फिर स्कंदगुप्त था, या फिर देखिएगा समुद्रगुप्त था, या पुष्यगुप्त था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को ही ह्वेनसांग ने शक्रादित्य कहा है, जिसने अनंत देवी से विवाह किया था, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। तो अगला जो 23वां प्रश्न है हमारा वो है निम्न में से सुमेलित है, हमें सुमेलित करना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, कीर्तार्जुनियम भारवी की है, शिशुपाल वधमाग की है, या फिर सभी सुमेलित है? सुमेलित हमें बताना है दोस्तों। तो ये सारे के सारे सुमेलित हैं, फैक्ट के रूप में दे दिया गया है, अब इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से किसकी कर्मस्थली जो है वो राजस्थान रही है? हमें बताना है। ये जो ऑप्शन है इनमें से किसकी कर्मस्थली राजस्थान रही? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या फिर नागार्जुन की? तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की जो कर्मस्थली है वो राजस्थान रही है दोस्तों। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो है वो पटना के निवासी हुआ करते थे। कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे। और गुप्त काल के ये देखिएगा गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और साथ ही साथ ये ज्योतिषी भी थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी भी हुआ करते थे दोस्तों। इन्होंने सूर्य सिद्धांत भी दिया था दोस्तों। दशमलव प्रणाली का विकास भी माना जाता है, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी ध्रुवी पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों। और इसी के नाम से आपको याद होगा 1975 के अंदर जो है भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था दोस्तों। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मगुप्त का जन्म तो वैसे देखिएगा उज्जैन में हुआ था, जन्म तो हुआ उज्जैन में, लेकिन इनकी कर्मस्थली जो थी वो थी भीनमाल, जो कि जालोर में है दोस्तों। वहां से इनकी जो कर्मस्थली मानी जाती है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था ब्रह्म सिद्धांत। और इसी के अंदर सबसे पहले देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर वराहमिहिर की अपने बात कर लेते हैं। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी और प्रमुख ज्योतिषी हुआ करते थे। इन्होंने देखिए कुछ पुस्तकों की रचना की, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, लघु जातक और व्रत जातक, इन ग्रंथों की रचना जो है इनके द्वारा की गई थी। फिर अपने नागार्जुन की बात कर रहे हैं। ये रसायन शास्त्री हुआ करते थे, रसायन शास्त्री थे,
या फिर हम इन्हें चिकित्सक भी कहते हैं। ये रसायन शास्त्री या चिकित्सक हुआ करते थे। इन्होंने ही ये प्रमाणित किया था कि लोहा, सोना, चांदी आदि का प्रयोग करके जो है अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगले और अंतिम प्रश्न की अपने बात करते हैं। तो अगला जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो है निम्न में से असुमेलित है, यानी हमें छांटना है कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है और उत्तर मीमांसा जो है जैमिनी का है। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है यानी असुमेलित कथन कौन सा है, तो वो है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जैमिनी का नहीं है, तो किसका है, बादरायण का है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, ये सही है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है। वैशेषिक दर्शन जो है वो महर्षि कणाद का है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उत्तर मीमांसा जो है वो बादरायण का है। फिर जैमिनी का कौन सा है, जैमिनी का है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसका है, जैमिनी का है दोस्तों। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक और दर्शन की अपने बात कर लेते हैं, योग दर्शन। योग दर्शन बड़े अच्छे से जानते होंगे हम सभी, ये पतंजलि का है। तो ये 6 जो दर्शन है, 6 दर्शन है, उनकी अपने बात कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 दर्शन हैं जिन्हें अपने क्या कहते हैं, षड दर्शन कहा करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और सारे प्रश्न आपके अच्छे जा रहे होंगे और कमेंट आते हैं उनके हिसाब से पता भी चलता है कि आपको काफ़ी कुछ याद है दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी आप इसी तरह से करते रहें। कोशिश रहेगी कि 1-2 दिनों में आपके लिए शाम को एक और टेस्ट शुरू किया जाए, जो हमारे टीचिंग मेथड हैं उनसे संबंधित एक आधा टेस्ट और शुरू किया जाए। तो देखते हैं कब तक वो स्टार्ट हो पाता है, कब तक समय मिल पाता है। अगला जो हमारा टेस्ट होगा, 13 नंबर जो टेस्ट होगा, उसमें हम भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार और बाह्य विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध से जुड़े हुए प्रश्न और सेकंड यूनिट के जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उनके विषय में बात करेंगे दोस्तों। सारे जो प्रश्न हैं वो सिलेबस में से तैयार किए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक है और बिल्कुल परीक्षा में आने लायक तथ्य हैं। तो आप सारे तथ्यों को अच्छे से याद करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो, कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, और हमारे साथ ही जुड़ करके तैयारी करनी है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों की आपको PDF भी मिलती रहती है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों।